हाँ जी, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है कोस्मो अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम डिस्कस करते हैं डेली का एक पेपर सेट जो कि रिलेटेड है आपकी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन को लेकर। पेपर सेट जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा हमारा 28 नवंबर की सेकंड शिफ्ट का। 28 नवंबर को जो ग्रुप डी की एग्जामिनेशन हुआ है, रेलवे ग्रुप डी का, उसमें जो सेकंड शिफ्ट में जो पेपर सेट रहा है, उस पेपर सेट को हम डिस्कस करेंगे मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये क्लास आपको एक तो 10:15 पे डेली प्रोवाइड करवाई जाती है, और हमारी ये कोशिश रहती है कि डेली का एक पेपर सेट हम डिस्कस करें। और जैसा कि मैंने आपको वचन दिया है, कि प्रॉमिस किया है कि मैं लगभग 100 शिफ्टों से ऊपर, लगभग 100 पेपर सेट से ज़्यादा आपके सामने डिस्कस करूंगा। एक पेपर सेट जिसमें लगभग 25 प्रश्न आते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं, तो आप लगा लीजिए 100 पेपर सेट में आपके सामने मैं लगभग 2500 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं। और यकीनन यदि आप इतने क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, तो कोई भी रेलवे की कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद ये क्लास होने वाली है। तो आज हम जिस पेपर का डिस्कस करेंगे वो हमारा सीक्वेंस से चले तो पांचवा। इससे पहले हमने 4 पेपर डिस्कस कर लिए हैं। आप पाएंगे कि लगभग 100 प्रश्न हमारे देखो हंसते खेलते डिस्कशन में चर्चा में निकल गए हैं। 100 प्रश्नों की आपने प्रैक्टिस कर ली है, और ऐसे ही हमें लगभग 2500 प्रश्नों का डिस्कशन करना है। यदि आप इतना कर पाते हैं तो बिल्कुल आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर अचीव करेंगे। मैं यदि आपसे कहूं कि एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कितना अहम रोल होता है, तो आजकल देखो एनटीपीसी की एग्जाम्स चल रही हैं। लगभग 90% 90% से ऊपर क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम से ही पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं से लगभग 90% से ऊपर क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। तो चलिए आज का पेपर जो डिस्कस करते हैं वो रहने वाला है हमारा 28 नवंबर का सेकंड शिफ्ट का। और आपके सामने पहला प्रश्न है, ये पहला प्रश्न आपके सामने होने वाला है, आपके सामने जो दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। एक व्यापारी है जो कि 80, एक्चुअली ये सेकंड क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है ये आपके सामने। एक धातु की देखो स्टिक है, कोई भी रोड है, वो लगभग इस रेशो में अपने सामने दी गई है। और दो, देखिए पढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस को, ए और बी की लंबाई का अनुपात। ए और बी की मैं यदि रेशो बताऊं तो दे रखा है 4:8, 4:8। क्या मैं से 1:2 लिख सकता हूं? आप बोलोगे साहब बिल्कुल कर सकते हो, रेशो को किसी भी संख्या से गुणा करें या किसी से भी भाग दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसका रेशो में 4:8 की जगह यदि मैं काट के 1:2 करूं, कोई फर्क पड़ने वाला है? बिल्कुल नहीं। देन दे रखा है हमारे पास सी और बी का रेशो। यदि सी और बी की मैं बात करूं तो इसे रेशो दिया गया है 10:18। क्या इसे मैं 5:9 कर सकता हूं? आप बोलोगे साहब बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे कि इसमें 2 का भाग दिया, आप ये भी कर सकते हैं। ये होने वाला है सी और बी का रेशो हमारे पास 5:9। जैसा कि मैंने बताया मेथड वही हमें यूज करना है। इसको 9 से गुना करेंगे, 9 रेशो में 18 रेशो में 10। प्रश्न में दिया गया है कि ए और सी की लंबाइयों के बीच का अंतर 48 है। 48 है हमारे पास डिफरेंस, यहाँ डिफरेंस है हमारे पास 1 का। 48 वैल्यू है 1 की। पूछा है हमारे से कुल टोटल इसकी लेंथ क्या होने वाली है, तो टोटल इसकी लेंथ है 10 और 18, 28 और 9 37। 37 ही होती है, 28 और 9 37। यदि आप आंसर प्राप्त करेंगे 7 8 56, क्या इकाई का अंक 6 आने वाला है, तो हमारे पास 6 आंसर हो गया। ये कोई इशू आपके सामने? देखो पूरा सोल्व नहीं करना होता एग्जाम में। यदि हमारा जो यूनिट डिजिट, जो इकाई का अंक है, उससे हमारा प्रश्न सोल्व हो रहा है तो हमें पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में हम। देखिए अगला जो प्रश्न होने वाला है, एक व्यापारी 80 रुपए 80 पेन 8 रुपए प्रति पेन की दर से खरीदता है। वह उसमें से 60 पेन 12 प्रति पेन की दर से बेच देता है। 25% हानि पर बेचता है, तो कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए हमें प्रॉफिट या लॉस फाइंड करना है। पहले बोल रहा है कि साहब 80 पेन खरीदता है वो, और एक पेन की वैल्यू है 8, तो टोटल 640 रुपये खर्च करता है। ठीक है। फिर बोल रहा है कि 60 पेन खरीदता है वो 12 रुपए के हिसाब से।
तो क्या 720 रुपये खर्च कर पा रहे हैं? आप बोलोगे बिल्कुल। और जो बाकी बचे हुए पेन है वो 25% लॉस में बेच रहे हैं, तो बाकी पेन कितने बचे हैं? आप बोलोगे साहब 20 पेन बचे। और 25, पहले वो 8 रुपए में बेच रहा था, अब 25% लॉस में बेच रहा है, तो क्या कह सकता हूँ 6 रुपए में बेच रहा है? आप बोलोगे साहब बिल्कुल। 25% लॉस मतलब क्या 75% में बेच रहे हैं। और इसकी फ्रैक्शन होती है 3/4। यदि पहले वो 8 रुपए का था, अब 3/4 का है, तो क्या अब वो 6 का है? आप बोलोगे साहब बिल्कुल, अब वो 6 रुपए का है। तो बोल रहे हैं कि साहब 20 पेन है, वो ने बेच रहा है 6 रुपए के हिसाब से, तो 2 6 12 120। टोटल पहले कितने चुका रहे हैं? 640। और अब वो देखो खर्च कर रहा है टोटल 840। कितने रुपए ज्यादा? आप बोलोगे साहब 200 रुपए ज्यादा। 200 रुपए ज्यादा। और पूछ क्या रहा है कि हानि पर बेचता है, कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो अपने पास क्या प्रॉफिट हो रहा है? पहले उसने खरीदा 640 रुपए में, बेच रहा है वो 840, 200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, यही आपसे पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट जो हमारा होने वाला है एक शिविर है, उसमें 12 दिनों के लिए 48 व्यक्तियों का भोजन है। और यदि शिविर में व्यक्तियों की संख्या 72 कर दी जाए तो अब कितने दिन चलेगा? देखो पहले हमारे पास 12 व्यक्ति थे, 48 दिन खाना खा सकते थे, इतना हमारे पास सामान पड़ा था खाने का। लेकिन अब वो 12 से हो गए 72, अब कितने दिन चलेगा? यदि देखो दो मैं आपको मेथड बताने वाला हूँ, दोनों में से आपको जो भी सूटेबल हो आप उसे अप्रोच कीजिए। लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि आपको जेन्युइन कौन सा करना चाहिए। देखिए, यदि मैं कहूं पहला मेथड, 12 व्यक्ति हैं, 12 दिनों के लिए 48 व्यक्तियों के लिए खाना है, ठीक है। अब बोलोगे साहब व्यक्ति हो गए 72, तो कितने दिन चलेगा? एक्स दिन चलेगा। 12 इसको देखो काट देगा 6 बार, 6 इसको काट देगा 8 बार, एक्स इज इक्वल टू 8। क्या 8 आंसर आ रहा है? आप बोलोगे साहब बिल्कुल 8 ही आंसर आ रहा है। तो अब जो उसमें जो व्यक्तियों की संख्या बढ़ा दी गई है, अब वो सब 8 ही दिन चलेगा। ये आपका पहला मेथड। दूसरा मेथड है ये, दूसरा मेथड आपके सामने। आप बोलोगे साहब पहले व्यक्ति कितने थे? 48, अब बढ़ के कितने हो गए? 72। क्या रेशो 2:3 आ रहा है 24 से काटने के बाद? आप बोलोगे साहब रेशो आ रहा है 2:3। यदि आदमियों की संख्या में मैं इस अनुपात में बढ़ा रहा हूं, देखो खाने का सामान फिक्स है, यहाँ जो खाने का सामान है वो कॉन्स्टेंट है। तो ऑलवेज मैं आपको बताता आया हूँ कि रेशो मेथड की बहुत खूबसूरती यही है कि आप जहन में उतार लेते हैं, आपकी प्रैक्टिस में ये आ चुका होता है, तो आपके लिए क्वेश्चंस कितने आसान हो जाते हैं। आप बोलोगे साहब व्यक्तियों का रेशो इस अनुपात में बढ़ा है, तो जितने दिन वो चलेंगी वो क्या इन्वर्स होने वाला है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल। यदि व्यक्ति कम है तो खाना ज्यादा दिन चलेगा, और व्यक्ति ज्यादा है तो खाना कम दिन चलेगा। ये बिल्कुल इन्वर्स बात है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल। तो देखो ये पहले ये चल रहा था, रेशो में ही उल्टा करूँ इनका, इन्वर्स करूँ, 3:2। आप बोल रहे साहब पहले ये चल रहा था 12 दिन, 12 दिन रेशो में वैल्यू है 3 की, अब चलेगा 2 दिन। क्या आंसर हुआ? 3 इसको काटेगा साहब 4 बार, 4 दूनी 8, अब चलेगा साहब 8 बार। देखो आपको आने दोनों चाहिए, क्योंकि ये आपकी पूरी अर्थमेटिक रेशो मेथड से चलने वाली है, तो आप बिल्कुल इसका यूज कीजिएगा ऑलवेज। क्योंकि देखो मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं तो इतना लेंदी आपको लग रहा है कि ये फिर भी 20 सेकंड लग रही है, आप खुद से करेंगे आपको बिल्कुल 5 सेकंड भी नहीं लगेगी। रेशो है साहब 2:3, तीन उल्टा हो जाएगा 3:2, 3 की वैल्यू है 12, 3 काटेगा 12 को 4 से, 4 दूनी 8, ये आंसर। आप वर्बली क्वेश्चंस का आंसर प्राप्त कर सकेंगे। और जैसा कि पहले टेस्ट के दिन मैंने जब आपके सामने, आज मैं 5वां टेस्ट डिस्कस कर रहा हूँ, और फर्स्ट जब हमारा टेस्ट था, पेपर सेट था, मैंने आपको बोला था कि ऐसे ही आप मेरे साथ बने रहेंगे, चर्चा में शामिल रहेंगे डेली, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ लगभग आधा घंटा 45 मिनट जो भी 1 घंटा रह रहा है वो देना है, और आप बिल्कुल 25 में से 25 अंक प्राप्त करने की राह में अग्रसर हो जाएंगे। और पेपर सेट लगभग जब तक 30-40 पेपर सेट हो चुके होंगे, जैसा कि हमारा 5वां चल रहा है आज, आपको मैंने ये भी कहा था कि आप लगभग 10 से 15 प्रश्न वर्बली करने लग जाएंगे। यह भी आपके शायद मेथड समझ में नहीं आ रहा है, यदि आ जाएगा तो यकीनन आप लगभग 10 से 15 प्रश्न वर्बली सॉल्व करेंगे, और विद इन सेकंड्स, 5 से 10 सेकंड में आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में।
देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे होने वाला है वो है रिलेटेड सिंप्लीफिकेशन से। तो जहां जहां सिंप्लीफिकेशन है, मैंने आपको बताया था एक वर्ड आपको याद रखना होता है, बोर्ड मास। शायद लास्ट क्लास या उससे पहले वाली क्लास, उसमें मैंने आपको बताया था बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ पावर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो इसी सीक्वेंस में हमें इस क्वेश्चंस को जो सॉल्व करना होता है वो इसी अप्रोच को ध्यान में रखते हुए करना होता है। तो देखिए सॉल्व करते हैं। 342 है, भाग में 19 है। अब गुणा में है अपने पास 306, भाग में है 17। ठीक है, फिर देखिए गुणा में क्या है। आप बोल रहे हो कि भाग में है अपने पास, अब आ गया भाग अपने पास। तो क्या इसे मैं गुणा में लिख सकता हूं, जैसे 2/4। क्या इसे मैं, यदि मैं गुणा में, यदि साइन चेंज करना है किसका, डिवीजन से मल्टीप्लीकेशन का साइन चेंज करना आपको, तो फ्रैक्शन में लिख दो, 1/, में आप संख्या को लिख दोगे, जैसे 2 × 1/4। कोई फर्क पड़ रहा है, आप बोलोगे साहब दोनों चीज सेम है, रत्ती भर भी फर्क नहीं है इनमें। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसको यदि करेंगे आपके सामने, तो क्या ये आंसर आने वाला है आपके सामने। 1/36 कर सकता हूँ, गुना में हो गया हमारे पास 6। ठीक, अब आ गया साहब प्लस में, हमारे पास में प्लस में दिया गया आगे। इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ, एक्चुअली मिटा देता हूँ जगह कम होने की वजह से। 60/5 गुणा में 2 और माइनस में 12। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं हम। 6 इसको काटेगा 6 बार, 6 इसको काट देगा, देखो 5×6 = 30, 5×5 = 51 बार। 17 इसको काट देगा साहब 3 बार। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या रहा है, 3 को इससे गुणा करा दूंगा यदि मैं, तो 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, एक अपने पास रिमाइंडर बच रहा है, 3 3 और 1 10, 19। प्लस में क्या रह रहा है हमारे पास, 5 इसको काट देगा 12 बार, 12 दूनी 24 और -12 तो प्लस में 12। अब 19 देखो इसको कितनी बार काटता है, 19 5 95 और बचा 7 76, 19 चौके 76, तो 54 और 12 76। क्या यही आंसर आ रहा है, आप बोलोगे साहब बिल्कुल यही आंसर आ रहा है। देखिए यदि आप बोर्ड मास जानते हैं तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। और चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा नेक्स्ट होने वाला है कि साहब ABCD एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल क्या, एक्चुअली रेक्टेंगल है, आयत है। ठीक है, A B C और D, P इनके कोई बिंदु है P। ठीक है, ये हो गया P साहब। और PA है 79, PB है साहब हमारे पास 61, ये बिंदु है, ध्यान रखना P। और PC है 17। और हमारे पास पूछ रहा है कि PD की वैल्यू क्या होगी। तो आपको देखो एक मैंने फॉर्मूला बताया था, जब भी रेक्टेंगल के अंदर कोई भी ऐसा पॉइंट हो, तो जो अपोजिट्स है, अपोजिट जो आपके सामने बन रही है लेंथ, उनका जो स्क्वायर का सम होता है वो ऑलवेज समान होता है। जैसे मैं बात करूं PA, देखना ध्यान से, बिल्कुल आप ध्यान से देखना है, कुछ नहीं करना है। PA का स्क्वायर, साथ में अपोजिट में PC का स्क्वायर इक्वल होने वाला है ऑलवेज किसके, PB के स्क्वायर के। साथ में है PD का स्क्वायर, PD के स्क्वायर के। देखो ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। यदि ये फॉर्मूला नहीं आता है तो आपके लिए प्रश्न बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। और आप यकीन मानिए एग्जाम में यदि आपको नहीं याद है, आप देख के ही आगे बढ़ जाएंगे और एक क्वेश्चंस को, एक मार्क्स को आप छोड़ के आ जाएंगे। देखिए एक एक मार्क्स एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं इतनी यदि मेहनत कर रहा हूँ आपके सामने, लगभग 100 टेस्ट में आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, तो मेरा यही टारगेट है जो भी इस क्लास से ऑलवेज कंटिन्यूसली बने रहें, वो देखो सिलेक्शन प्राप्त करें। आपकी कोई भी एग्जाम, रेलवे से रिलेटेड आपकी कोई भी एग्जाम हो, इवन ALP ले लीजिए, टेक्नीशियन ले लीजिए, जेई ले लीजिए, NTPC ले लीजिए, ग्रुप D RRB की ले लीजिए, हर एग्जाम में आप यदि डेली एक टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं तो बिल्कुल आप मैथ में फुल में से फुल मार्क्स अचीव कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, देखिए क्वेश्चंस को, ये दिया गया है 79 का स्क्वायर, साथ में PC दिया गया 17 का स्क्वायर, PB दिया गया हमारे पास 61 का स्क्वायर, और हमने को P डिफाइंड करना है। तो 79 का स्क्वायर आपको आता है क्या,
आप बोलोगे साहब नहीं आता, देखिए मैं बताता हूँ। ये 100 से कितना कम है? आप बोलोगे साहब 21, इसमें से 21 ही और कम कर दो। कैसे फाइंड करते हैं? 79 का स्क्वायर फाइंड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 100 में से कम है 21, 21 इसमें कम कर देंगे तो क्या 58 हो जाएगा? आप बोलोगे साहब बिल्कुल। और 21 का कितने कम किए? 21, 21 का स्क्वायर 441, तो लास्ट की 2 डिजिट रखना है 41, ठीक है। और जो आगे वाली है वो इसमें जोड़ देना है हमने को, ठीक है। तो हो क्या जाएगा हमारे पास? 6241, क्या ये हो जाएगा? आप बोलोगे साहब बिल्कुल। 17 का आपको याद होना चाहिए 289, ये बहुत छोटी संख्या है, लगभग आपको 40 तक तो याद ही होनी चाहिए। देन चलते हैं हम 61 में। 61 का कैसे फाइंड करते हैं? ये 25 से कितनी ज्यादा है? 50 से कितनी ज्यादा है? आप बोलोगे साहब ये 11 ज्यादा है। तो 50 का जो यहाँ हमने जो बेस अंक माना था 100 के आसपास, वो 100 माना था। 100 से जितनी कम है उतनी ही कम कर देंगे। लेकिन यहाँ 50 के आसपास की बात हो रही है, तो बात होगी 25 पे। जो बेस हमारी जो संख्या है वो है 25, 25 से ज्यादा है 11। तो 25 से, ये 50 से 11 ज्यादा है, तो 25 में 11 जोड़ देंगे तो हमारे पास आएगा साहब, देखो मैं निकाल रहा हूँ 61 का स्क्वायर। ये 25 से कितनी ज्यादा है? आप बोलोगे 50 से है 11 ज्यादा, तो इसमें 11 11 जोड़ देंगे हम। तो 11 जोड़ने के बाद क्या आएगा? आप बोलोगे साहब ये 36 आएगा हमारे पास, ठीक है। 25 में 11 जोड़ने के बाद 36 यदि आ रहा है, और 11 का ही स्क्वायर, तो लास्ट की सेम वैल्यू सेम मेथड, लास्ट की 2 डिजिट ऐसे ही रखनी है और एक इसमें जोड़ देना है। तो आप बोलोगे साहब ये हो जाएगा आपके सामने 3721। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3721 प्लस में पी डी का स्क्वायर। जोड़ लीजिए आप इनको। देखिए इनको आप जोड़ेंगे तो आपके सामने आ जाएगा 9 और 1 10, 0 1 3 1, एक आ जाएगा आपके सामने 5 और 6। क्या 65 30 आंसर आ रहा है क्या? आप बोलोगे साहब बिल्कुल यही आंसर आ रहा है। इसको इसमें से माइनस कर देंगे 3721, ठीक है। और बराबर में है अपने पी डी का स्क्वायर। तो देखिए आपके सामने क्या आता है, 30 में से 21 गया 09, और 65 में से 37 गया, तो क्या आंसर आ रहा है हमारे पास? 25 और 3 28, बराबर में है पी डी स्क्वायर के। अब आप बोलोगे साहब रूट कैसे फाइंड करें? तो देखिए कैसे फाइंड करते हैं। सेम लॉजिक, सेम यही लॉजिक आपको अपनाना है और आपको बताना है कि साहब क्या रहेगा आंसर। देखिए ये 25 से कितने ज्यादा है? 3। क्या 3 का स्क्वायर दिख रहा है आपको? या 3 का स्क्वायर दिख रहा है आपको? आप बोलोगे साहब बिल्कुल ये 3 का स्क्वायर है, और ये 25 से 3 ज्यादा है, तो क्या 53 का स्क्वायर नहीं है क्या? पी डी स्क्वायर। तो पी डी की वैल्यू आ जाएगी आपके सामने 53। क्या आप समझ पाए मैंने क्या समझाया? देखो मैंने इस प्रश्न में आपको 3 चीज बताई है। एक, जो कि ये फॉर्मूला है, आपको याद होना ही चाहिए। सेकंड, मैंने आपको बताया कि यदि कोई भी संख्या है जो 100 के आसपास है, उसका रूट कैसे फाइंड करते हैं। तीसरा, मैंने बताया कि 50 के आसपास कोई भी संख्या, उसका रूट कैसे फाइंड करते हैं। देखो आपको बहुत आसानी से और बहुत स्पीड से एक्यूरेसी के साथ प्रश्नों को करना है, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है एग्जाम में। तो आपको देखो कुछ मेथड्स या कुछ शॉर्ट्स आपको आने चाहिए, और वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलें नेक्स्ट प्रश्न में। तो नेक्स्ट जो देखो क्वेश्चंस होने वाला है, अगेन रेशो का क्वेश्चंस। रेशो, परसेंटेज और फ्रैक्शन अर्थमेटिक की जान, अर्थमेटिक का कोर। और इसी से मैं एग्जाम में बताऊं आपको, आजकल जो रेशो आ रहा है अर्थमेटिक और एडवांस मैथ, एग्जाम में जो रेशो आ रहा है लगभग ये मान के सकते हो आप 3 रेशो, 3 रेशो तो क्या मानोगे आप, ये मानो लगभग 7:3। इस रेशो के साथ एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपसे। यदि एग्जाम में 30 प्रश्न आएंगे, ग्रुप डे में आपके सामने आने वाले हैं 25 प्रश्न गणित से, तो आप यकीन मानिए 15 से 20 प्रश्न आपके अर्थमेटिक से आने वाले हैं। तो बिल्कुल फोकस कीजिए आप। पूरी अर्थमेटिक हम एक ही मेथड से पढ़ने वाले हैं, रेशो मेथड से, और बहुत आसान होने वाली है आपके सामने। आप सिर्फ देखते रहिए, बहुत ज़्यादा आसान है चीज़ें। बोल रहे हैं सब कुछ लाल है और ग्रीन है मतलब हरा,
और है कुछ गुलाबी। ठीक है, आपके सामने तीन टाइप की कुछ टोकन है। तो बोल रहा है कि रेड और ग्रीन का, रेड और ग्रीन का रेशो है 9:6। क्या 3:2 कर सकता हूं? आप बोलोगे साहब बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है, आपने बताया। लाल और हरे का हो गया 3:2, बिल्कुल। आगे दे रखा है साहब पिंक और रेड, इट मीन्स गुलाबी और लाल का अनुपात है 18:16, तो 9:6 लिख सकता हूँ। आप बोलोगे साहब बिल्कुल कर सकते हो। एक्चुअली से आप 9:8, एक्चुअली 9:8 कर सकता हूँ। आप बोलोगे बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए, तो मैं गुलाबी को एक बार यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। रेशो क्या दिया है गुलाबी और लाल का? दिया हुआ है 9:8। हम ये मेथड जानते हैं, तीनों का हम सेम टाइप यूज करते हैं। यहाँ हो गया 27 गुणा करने के बाद, यहाँ हो गया 8×3 = 24 और 8×2 = 16। पूछ क्या रहा है? हरे और गुलाबी टोकन का अनुपात कितना है? तो हरे का और गुलाबी का, तो हरा है अपने पास 16, गुलाबी है 27। हरा और गुलाबी अपने पास आंसर आ गया 16:27। क्या यही आंसर है? आप बोलोगे बिल्कुल यही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में इसी के साथ में। जमीन पर देखो एक कोई बिंदु है। देखिए एक टॉपिक आता है आपका हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि एडवांस मैथ का टॉपिक है। आपको याद क्या रखना है? आपको सिर्फ दो चीजें याद रखनी है। क्या याद रखनी है? देखिए आपको एक तो याद रखना है, यहां मैं नोट करता हूं आपका, ये आपको याद रखना और याद कर ही लेना है इसे, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होगा कि मैं इतने डिटेलिंग में जाऊंगा। ठीक है, एक चीज याद रखनी है आपको, टेन थीटा क्या होता है? ठीक है, तो होता है लंब बटे में आधार, लंब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो टेन थीटा, यदि थीटा हमारे सामने दिया गया है 30%, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। 30 की वैल्यू होगी 1/√3, 45 की होगी 1 और 60 की होगी √3। ये बहुत छोटी सी चीज है। ये तो देखो एबीसीडी है, जो कि आपको आनी ही चाहिए यदि आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं और ये चैप्टर पढ़ेंगे एडवांस मैथ में। फिलहाल आपने एडवांस मैथ नहीं पढ़ी है, तो आप बिल्कुल इतना सा याद रख लीजिए और क्वेश्चंस आपके लगभग लगभग होने लगेंगे। और जब ये टॉपिक आएगा तो समझा नहीं है मेरे को। चलते हैं प्रश्न में क्या कह रहा है। बोला कि सब जमीन पर एक बिंदु है जो कि इमारत के आधार से उसकी ऊंचाई के 3 गुना है। एक्चुअली ये 553 नहीं है, इसे आप ये मान के चलो √3 है। ठीक है, ये बोल रहा है साहब ये कोई इमारत है, हमारे पास बिल्डिंग है। ठीक है, ये कोई बिल्डिंग है हमारे सामने। ये बहुत ज़्यादा डार्क हो रहा है, इसको मैं थोड़ा लाइट कर लेता हूँ। ठीक है, आप बोलोगे साहब ये कोई बिल्डिंग है, मैं फिर से बनाता हूँ आपके सामने, आप ध्यान देना। ये कोई पॉइंट है, यहाँ से ये हो गई साहब बिल्डिंग। आप बोलोगे साहब ये है बिल्डिंग, बिल्कुल थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बनी है, लेकिन आप समझ जाओ। ठीक है, ये बोला है ये जो ऊंचाई है, जमीन पर एक बिंदु है, इसके इमारत से आधार, इमारत के आधार से ऊंचाई के √3 गुना के बराबर है। यदि 3 गुना बराबर, कौन सी डिस्टेंस? यह डिस्टेंस इसके √3 गुना के बराबर है। यदि मैं कहूं ये 1 है, तो ये √3 है। और ये 90 डिग्री है। पाइथागोरस आपको याद होती है, बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर के। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये दो हैं। हालांकि इसमें आपका कोई रोल नहीं है, दो आप नहीं भी फाइंड करोगे तो भी आपका आंसर आने वाला है। लेकिन क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हैं क्या? बोल रहा है साहब इसकी, इस पॉइंट से इसका जो बेस है, ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो बिल्डिंग की जो टॉप से और इसके बॉटम तक की जो डिस्टेंस है ना, उसके √3 गुना के बराबर है। यदि ये 1 है तो ये √3 है। आप बोलोगे बिल्कुल है। अब बोल रहा क्या है, तो यहां से मान लो मैं कोई देख रहा हूं इसको, तो यहां से जो एंगल बन रहा है ना, ये एंगल जो बन रहा है थीटा, कोई भी एंगल है, मान लो कि ये डिग्री, ये एंगल है हमारे पास में कोई एक्स, एक्स डिग्री का एंगल है, तो ये एंगल ही अपने से पूछ रहा है। ठीक है, कैसे फाइंड करोगे आप? तो आप बोलोगे साहब ये एंगल है, हमें पता है टेन थीटा होता है हमारे पास लंब बटे में आधार,
तो सामने जो पूछा है वो क्या वो लंब होगी? आप बोलोगे साहब बिल्कुल। सामने है 1, बेस क्या है √3। कितने डिग्री पे, 10 के कितने डिग्री पे 1/3 आपके सामने वैल्यू होती है? आप बोलोगे साहब 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। और आपके सामने यही एग्जाम्पल आने वाले हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। जब इसी टॉपिक को हम पढ़ेंगे तब तो मैं लगभग आपके सामने पूरी सीरीज ही लाऊंगा, क्वेश्चन होगी आपके सामने, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिलहाल देखिए, ये बोल रहे हैं कि साहब ये जो डिग्री है कौन, यही हमने से एग्जामिनर पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो बोल रहा है कि इसकी जो डिस्टेंस है इसके √3 गुना के बराबर है। सब लिख लिया। टेन थीटा, देखिए 10 पे चल रही है वैल्यू। कैसे? आप बोलोगे साहब ये तो लंब है, कर्ण है, हाइपोटेनियस है। और थीटा, जैसे अगर ये आपसे पूछ लेता, मानो सपोज करो, तो अब आपके सामने जो परपेंडिकुलर है वो क्या होता, लंब क्या होता? आप बोलोगे इससे सामने वाली पूछा, ये हो जाता, ये हो जाता तो √3/1। तो √3 कितने डिग्री पे होता है? आप बोलोगे सब 60 डिग्री, तो 60 डिग्री हो जाता आंसर। देखा देखा आपने कितना आसान है, बहुत ज्यादा आसान है ये। आप बोलोगे साहब कुछ नहीं करना, टेन थीटा पता है साहब हमने को। टेन थीटा होता है हमारे पास लंब अपॉन में कर आधार। लंब दिया गया था 1/√3, 1/√3। और 1/√3 मेरे को पता है कितने डिग्री पे होता है, ये तो 30 डिग्री पे होता है। और यही हमसे एग्जामिनर पूछ रहे हैं। तो क्या यही आंसर है? आप बोलोगे बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट होने वाला है कि साहब अपने पास ये राशि है 95950। उस इस राशि पर अर्जित वार्षिक ब्याज कितना होगा यदि 9% साधारण ब्याज का भुगतान है? तो आपसे पूछ रहा है कि साहब इसका 1 साल का ब्याज बताओ यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 9%। और आप जानते हैं साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट में सेम होती है। 1 साल में तो खैर कंपाउंड हो चाहे सिंपल हो कोई चेंज नहीं होता है। तो इसकी 9% की वैल्यू पूछ रही है आपसे। कोई फर्क पड़ने वाला आपका? आप बोलोगे साहब नहीं। तो इसका आंसर फाइंड करें तो 0 से 0 गया, 9×5 = 45, 4 रह गया तो 9×9 = 81 और 4 85, 5 85, 85 का 8 गया, 9×5 = 45 और 8 53, 5 9×9 = 86। 1 0 था, दशमलव लगाएंगे, 8635, 8635.5 ये आंसर आने वाला। बहुत आसान होने वाला है यदि आप कंटिन्यूसली बने रहेंगे। यदि आप आज पहली क्लास में आपको लग रहा है कि साहब मार साहब क्या बता रहे हैं, तो इतना ध्यान नहीं देना आपको। आप कंटिन्यूसली, यदि आज हमारा 5वां पेपर सेट है तो बिल्कुल आपको ये चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। 10 पेपर सेट होने के बाद में हम 100 पेपर सेट करने वाले हैं दोस्त। 100 पेपर सेट, 2500 से ऊपर प्रश्न, क्वेश्चंस लगभग 2500। बहुत शानदार प्रैक्टिस होने वाली है। करना क्या है आपको, सिर्फ एक क्लास ज्वाइन करनी है और आप देखेंगे कि आपका सिलेक्शन बिल्कुल आपके हाथ में होगा। कैसे होगा? प्रैक्टिस से होगा। प्रैक्टिस ही हम कर रहे हैं। चले नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट होने वाला है साहब, एक पारुल है और उसकी माता है, माता जी है, और उनकी वर्तमान आयु का अनुपात है 5:13 और इनकी आयु का गुणनफल है। तो गुणनफल में कह सकता हूँ 5x गुणा में 13x की वैल्यू दे रखी है हमारे सामने 585। क्या ये 65x² होगा? आप बोलोगे साहब बिल्कुल। 585, 13 से देखो 5 से जाएगा 13 बार, 5 से जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, 17 बार, 13 इसको काट देगा 9 बार। 13 का देखो आपको पाड़ा आना चाहिए, 13×9 = 117। तो x² की वैल्यू आ गई साहब आपके सामने 9। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3। देखो 3 से गुणा कराओगे तो 5×3 = 15 और 13×3 = 39। ये उनकी वर्तमान आयु आ गई। पूछ क्या रहा है कि 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 9 वर्ष बाद पारुल हो जाएगी हमारे पास 24 साल की, उनकी माता जी हो जाएगी हमारे पास 48 ईयर की। और रेशो में लेंगे तो क्या 1:2 आ रहा है 24 से काटने के बाद। आप बोलोगे साहब बिल्कुल यही आंसर है, यही आंसर है मेरे दोस्त। अब आप इसे करोगे तो कैसे करोगे? आप बोलोगे साहब 13×5 = 65, 65² 585 के बराबर। 13 से इसे काटोगे 5 बार, 13 से इसे काट दोगे आप
5 से काटोगे 13 बार, 5 से काट दोगे 117 बार, 13 इसको काटेगा 9 बार। एक्स की वैल्यू है आपके सामने 3, 3 पंजे 15, 8 साल बाद में हो जाएगी ये 24 की, 9 साल बाद हो जाएगी 24 की। माता है इनकी 13 थी 39, 8 साल बाद 48 की। रेशो आ गया 1:2। बिल्कुल आपकी प्रैक्टिस इस लेवल की है तो आप वर्बली भी इनको कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट हमारा होने वाला है, देखो इस इक्वेशन को हमने को सोल्व करना है और जो रिजल्ट आएगा वही आंसर में पूछ रहे हैं। तो चलिए देखो करते कैसे हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि साहब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ये होता है साहब a बार प्लस में और एक बार माइनस में। एक्चुअली मैंने ही आपको काफ़ी बार बताया है, काफ़ी बार बताया लगभग, इवन 5-6 क्लास, आज 5वां टेस्ट है, मैंने कम से कम आपकी 5 से 7 बार बता चुका हूँ। ये होता कैसे है यार दोस्त, अब देखिए होता कैसे। ये होता है a माइनस बी को गुणा करा रहे हैं हम a माइनस बी से। देखो पहले a को a से a स्क्वायर, फिर a को b से तो माइनस का ए बी। ठीक, अब b को a से माइनस का ए बी, और b को b से माइनस b को माइनस b से प्लस बी स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर, फिर लिख सकता हूँ देखो प्लस बी स्क्वायर। एक माइनस का ए बी ये है और एक माइनस का ए बी है, तो एक और एक मिलके 2 हो जाएंगे, तो हो जाएगा माइनस का 2 ए बी। ये यही यहाँ पर है, इसको इससे गुणा कराओगे तो आपके यही सोल्व होने वाला आपके सामने। आप बोलोगे साहब बिल्कुल यही आ रहा है। अब देखिए आगे होता क्या है। एक्चुअली आपने इसे एक माइनस बी और एक माइनस बी ले लिया है, अपने को ऐसा नहीं करना था। अपने को करना था एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ठीक है, मैं आपके सामने सिर्फ समझा रहा हूँ किस बात को लेके, किस बात को लेके समझा रहा हूँ। आप बोलोगे साहब जो भी बात को लेके समझा रहे हो हमारे को ठीक से समझ में आया नहीं है, फिर से बताओ। बिल्कुल फिर से बताएंगे, ध्यान देना। इस बार मैं लेता हूँ प्लस में, a प्लस बी को गुणा कराना है हमारे पास को a माइनस बी से। ये आपको सोल्व करना है। आप कैसे करेंगे, पहले आप a को a से करेंगे, देन आप a को b से करेंगे, फिर b को a से करेंगे, फिर b को करेंगे आप b से। ऐसे होता है ये सोल्व। यदि आप देखो आर्ट्स से हैं स्ट्रीम से या कोई और स्ट्रीम से आपको डर लग रहा है तो डरने की कतई जरूरत नहीं है, बहुत आंसर आसान होने वाला है, बहुत प्रश्न आसान है। देखिए क्या 2x को मैं x से गुणा कराऊंगा तो क्या हमारे पास हो जाएगा 2x स्क्वायर। बिल्कुल, फिर मैं कराऊंगा इसको इससे माइनस में 10x। ठीक है, अब कराऊंगा इसको इससे प्लस में 3x, देन कराऊंगा इसको इससे माइनस में 15। अब चलते हैं ब्रैकेट में, देखिए माइनस है बीच में। ठीक है, x को इससे आप बोलोगे साहब 3x स्क्वायर, x को कराऊंगा इससे प्लस में 4x, अब इसको इससे माइनस में 6x, इसको इससे माइनस में 8। अब चलिए यहाँ क्या है, 2x स्क्वायर माइनस में, इन दोनों को मैं यदि मैं जोड़ दूं तो क्या मैं कह सकता हूँ कि माइनस में 7x। आप बोलोगे बिल्कुल, ये हो गया माइनस में 15। यदि ये मैं माइनस का अंदर गुणा करा दूं, पहले तो देखो इन दोनों को कर लो आप सोल्व। आप बोलोगे साहब ये हो जाएगा हमारे पास माइनस में 2x। क्या इन दोनों की वैल्यू यही है क्या, आप बोलोगे बिल्कुल। अब इसको मैं गुणा कराऊंगा तो माइनस में 3x स्क्वायर, ये माइनस का माइनस से जुड़ाओगे प्लस, प्लस में 2x एक्स, माइनस का माइनस से गुणा होने के बाद में प्लस का 8। इन दोनों को आप काटोगे तो आपके सामने आएंगे माइनस का एक्स स्क्वायर। देखो माइनस के 3x स्क्वायर थे, प्लस के थे 2x स्क्वायर, तो एक एक्स स्क्वायर बच गया वो भी माइनस का। ठीक है, आप लोग माइनस के 7x प्लस के 2x माइनस 5x, माइनस 15 प्लस 8 माइनस 7। यही आपसे पूछ रहे हैं क्या, ये कहाँ आ रहा है हमारा माइनस का एक्स स्क्वायर। देखिए एक्चुअली ये ऑप्शन है वो ठीक से दिए नहीं गए हैं आपके, ये है एक्चुअली ऑप्शन, ऑप्शन डी को देखो आप। माइनस में ये x2 नहीं है, ये एक्स स्क्वायर है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस में 7। यही आंसर है, आप बोलोगे साहब बिल्कुल यही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में।
नेक्स्ट हमारा होने वाला है कि साहब ईंधन की कोई तीन क्रमागत 3 महीनों में कोई भी ईंधन था, लाइक पेट्रोल, तो कंटिन्यूसली हर महीने इस हिसाब से कमी आ रही है, डिक्रीज हो रही है रेट, और लास्ट में फोर्थ महीने में इस हिसाब से बढ़ रही है। तो टोटल उसकी जो पहले वैल्यू थी और अब जो वैल्यू है उसमें डिफरेंस क्या है, वही आपसे पूछा गया है। तो देखिए, पहले आपके सामने 20% की कमी, 20% की कमी, 20 की वैल्यू 1/4, कमी होने के बाद मैं कह सकता हूँ मैं 4/5। आप बोलोगे बिल्कुल। 30% की फ्रैक्शन 3/10, कम हुए होने के बाद में 7/10। 20% देन अगेन 1/5, तो हो जाएगा हमारे पास 4/5। चौथे महीने में बोला है 40% की वृद्धि, तो 40% आपको पता है 2/5 होते हैं, तो हो जाएगा हमारे पास 7/5। क्या यही दिया गया है आपको? आप बोलोगे साहब बिल्कुल यही दिया गया है, यही पूछ रहा है हमसे। बोल रहा है कि पहले जो डिफरेंस, पहले जो भी वैल्यू थी, अब क्या डिफरेंस आ रहा है। आप इसे गुणा करोगे, ऊपर आ जाएगा हमारे पास 16, और प्लस में 7 और 7 49। क्या यही आ रहा है? आप बोलोगे साहब बिल्कुल। नीचे आ रहा है 1250। ठीक, इसको गुणा कीजिए। देखो मैंने पहले बताया था आपको कैसे करते हैं गुणा। पहले इसको इससे कर देंगे, लास्ट वाली दोनों संख्याओं को, 9×6 = 54, रिमाइंडर रह गया 5 हमारे पास। अब अंदर वाली को और बाहर वाली को, तो 5 था हमारे पास, 6×4 = 24, 5 29 और 9 हमारे पास हो गया, हमारे पास 38 8, और 3 बच गया, 4 3 7, 784, 1250 कितने परसेंट है? तो 784 1250 का कितना प्रतिशत है, और उसको हम 100 से माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करें क्या? अब बोलो, आप ही कर लेना यार। देखो क्या आंसर आ रहा है, लगभग मैं निकालूँ इसका, तो देखो मैं निकाल ही देता हूँ यार। क्या 100 को इससे गुणा कराऊंगा मैं, देखना आप ध्यान से कैसे करते हैं। 100 को मैं इससे गुणा करा रहा हूँ, ठीक है, होगा कैसे ये देखना। 12×6 = 72, 12×7 = 84। ठीक है, ये लगभग आ रहा है आपका सामने, एक तो डिक्रीज हो रही है, वही आपके सामने पहले से कमी तो हो रही है, तो वृद्धि वाले तो ऑप्शन ही कट गए ना आपके सामने। दो ऑप्शन कट गए, आप इसे पूरा सोल्व करोगे तो आपके सामने आंसर है। अब ये तो आप कर ही लोगे, यदि आप 5 टेस्ट मेरे साथ कर रहे हो तो इतना तो मेरे को विश्वास है कि आप इतना तो कर ही लोगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। एक शर्ट की कीमत पहले 18% बढ़ी, फिर 18% की कमी हो गई, इसकी मूल में कितनी हुई? देखो मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे, एक तो बताया था कि x + y प्लस में xy/100, इससे भी आंसर आ जाएगा। जैसे पहले 18% प्लस हुआ, बाद में 18% माइनस हुआ, फिर है 18 × 18, लेकिन एक बार प्लस का एक बार माइनस का, तो माइनस में 100, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा 3.24। क्यों आ जाएगा? 18 का स्क्वायर होता है 324, 2 जीरो लगा देंगे, 2 जीरो है तो दो संख्याओं पहले दशमलव लगा देंगे, 3.24, और यही आंसर आने वाला है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ऐसे नहीं करना है। करना कैसे? आप बोलोगे साहब पहले 18% की वृद्धि हुई तो 118/100, फिर कमी हुई तो 82/100। आप बोलोगे साहब बिल्कुल। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो देखो मैंने बताया था आपको 118 और 82, जीरो लगा दो। इसको कैसे गुणा करते हैं इनका? 8 दूनी 16, 6 1, एक तो 8 8 64, 65 2 67, 6 6 और 2 8 और 8 16, असल लगी 1, 1 और 8 9, क्या 96.76 आ गया क्या? पहले था 100, अब हो गया कम, तो कितना कम हुआ है? आप बोलोगे साहब 3.24 कम हुआ है। देखो इसको आप माइनस करोगे 100 में से तो 3.24 ही आने वाला है। आपको लग रहा होगा कि साहब ये बहुत ईजी है, ये बहुत हार्ड है, लेकिन आपने ये करने के लिए बोला है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको सेम अप्रोच रखनी है पूरी अर्थमेटिक में। ऐसा नहीं है कि मैं इस टॉपिक के इस टाइप के क्वेश्चन के लिए अलग मेथड, उस टाइप के लिए अलग मेथड, ऐसा नहीं होता है। आपको सेम मेथड चलना है पूरी अर्थमेटिक में। ठीक है, तो बोल रहा है साहब 5/8 एक टंकी का भाग भरा हुआ है, और यदि उसमें से 12 बाल्टी पानी की निकाल दी जाए और 3 पानी बाल्टी डाल दी जाए। देखो पहले तो मैं 12 बाल्टी निकाल रहा हूँ, फिर मैं 3 बाल्टी डाल रहा हूँ, डिफरेंस क्या हो रहा है?
सोचो मैं इसमें से 12 निकाला और 9 तो वापस डाल दिया। एक्चुअली में तो इससे मैं 3 ही निकाला हूँ ना। आप बोलोगे बिल्कुल, 12 निकालोगे 9 डाल दोगे, एक्चुअल में तो आप 3 ही निकाल रहे हो। ये तो कितना ही कर लो, चाहे आगे पीछे, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ज्यादा क्या, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं यदि इसमें से 50 निकालता 40 डालता, तो एक्चुअल में तो मैं इसे 10 ही निकाल रहा हूँ ना। आप बोलोगे बिल्कुल यही आंसर मैं पूछा आपसे, और इतना आप समझ पा रहे हैं, आपका आंसर बिल्कुल आपके सामने है। देखना कैसे निकालने के बाद बोल रहा है कि साहब अब ये कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 7/12। जैसा कि आप जानते हैं फ्रैक्शन में दिया गया हुआ है, तो जो डिनोमिनेटर है हर है उसे इक्वल करेंगे। तो मान लो मैं 24 लूँ एलसीएम, तो मैं इसे 3 से गुणा करा दूं ऊपर नीचे। देखना कैसे, ऊपर नीचे में इसे 3 24 एलसीएम ले रहा हूँ, ठीक है। इस फ्रैक्शन को मैं डिनोमिनेटर सेम बनाना चाहता हूँ, 24 बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या ऊपर नीचे इसे 3 से गुणा करा सकता हूँ क्या? आप बोलोगे साहब बिल्कुल ये हो जाएगा 15/24। यहाँ कितना हो जाएगा, 12×2 = 14, तो 2 से गुणा करा दूंगा, 12×2 = 24, तो ये हो जाएगा 14/। तो क्या है, कह सकते हो कि देखो डिनोमीटर सेम है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा रेशो में। आप बोलोगे साहब पहले रेशो थे 15, अब हो गया 14, क्यों हो गया, एक कम क्यों हो गया? क्योंकि 3 बाल्टी पानी की निकाल ली। और पूछ रहा है कि पानी की टंकी की कैपेसिटी क्या है, कितना पानी आ सकता है। तो पानी की टंकी की वैल्यू थी हमारे पास 24, जो गुना करा देंगे हम इससे, हमारे पास आंसर हो जाएगा 72। क्या बेहतर आंसर आ रहा है क्या आपका? आप बोलोगे साहब बिल्कुल आ रहा है और यही आंसर है। यदि आपने वो कॉन्सेप्ट समझ लिया, प्रश्न में पूछा क्या है, तो आपने ये मान लो कि अर्थमेटिक में आंसर प्राप्त कर लिया मेरे दोस्त। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। दो मालगाड़ी है जो कि 100 किलोमीटर से चल रही है और 140 से चल रही है, विपरीत दिशाओं में चल रही है, तो बिल्कुल जुड़ेगा, 100 और 140 जोड़ के हो जाएंगे 240। ठीक है, क्या समझ पा रहे हो? विपरीत दिशा में चल रही है तो स्पीड जुड़ जाती है। ठीक है, एक की स्पीड, एक की लंबाई है साहब 490, दूसरी की हमें पता नहीं, हम मान लेते हैं, मान लो एक्स थी। अब दोनों एक दूसरे को 22 सेकंड में पार कर लेती है। कितने में? 22 सेकंड में। लेकिन ये डिस्टेंस है किलोमीटर/आवर में, और इधर है सेकंड में। या तो इसे घंटों में परिवर्तित करो, या इसे करो आप मीटर/सेकंड में। तो मीटर/सेकंड में करेंगे तो हम इसे गुणा करा देंगे 18/5 से। क्या समझ में आ रहा है? आप बोलोगे साहब बिल्कुल आ रहा है। अब इसे सोल्व करोगे आप, आपके सामने आंसर है। देखना कैसे, देखो ये इसको, एक तो एक्चुअली इधर ले जाओ आप इसको, ये जाएगा 9 बार और ये जाएगा आपका 2 से 12 बार, तो 12×120 बार। ठीक है, और ये मिलके हो जाएगा 12×5=600, इंटू में 600, बटे में आ जाएगा 9। यही आ जाएगा 490 प्लस में x बराबर में आ जाएगा 22 गुणा में 600 बटे में 9। देखो जहां 5 आ जाए ना आपके पास, कैलकुलेशन की एक बहुत बहुत छोटी सी ट्रिक है। एक्चुअली ट्रिक नहीं है, आपकी बेसिक समझ ही है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही कहूंगा मैं आपको, आपसे। कैसे? यदि 5 आ जाए आपके सामने क्वेश्चन में, तो सामने आपके पास कोई भी सम संख्या है, सम मतलब इवन संख्या है, तो 5 को आप कोई भी इवन संख्या से गुणा करोगे तो शून्य क्रिएट होगा क्या, जीरो क्रिएट होगा क्या? आप बोलोगे साहब बिल्कुल। ऐसी संख्या को काटना नहीं चाहिए दोस्त। जैसे मैंने 12 से किया, अब मेरे सामने कितना आसान हो गया, 600। ठीक है, इन दोनों को गुणा कराऊंगा मैं, तो 22 को 6 से कराऊंगा 00, और 22 को 6 दूनी 12, 1, 12 1 13, 132 बटे में 9। 900 इसको आप काटोगे तो आपके सामने आएगा 9 एकम 9, 9 9 के 36, 6, 9 6 54, फिर 6, 9 6 54.67। आप इसको माइनस करोगे, क्या ये वैल्यू है 490 प्लस एक्स की, तो इसको माइनस करोगे तो आप बोलोगे साहब हमारे पास आ जाएगा 967, 967.67, यही आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट हमारा होने वाला है एक समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, पहले डायग्राम नहीं बनाता हूँ, पहले समझाता हूँ आप। कोई भी ऐसी आकृति जो 4 भुजाओं से घिरी हुई है, और उनकी जो 2 भुजाएं हैं वो पैरेलल है। जैसे जैसे एक ये है और एक ये है, ये दोनों पैरेलल है। पैरेलल का साइन में कुछ ऐसा करते हैं ड्रॉ। ठीक है, यदि कोई भुजा समांतर है, पैरेलल है एक दूसरे से, तो उसका साइन कुछ इस हिसाब से शो करते हैं हम। ठीक है, आप बोलोगे साहब इतना तो आ गया,
अच्छा समांतर चतुर्भुजों, तो क्या ये समान चार भुजाएं हैं, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति है और दो भुजाएं भी पैरेलल है, क्या समांतर चतुर्भुज बन गया क्या? आप बोलोगे साहब बिल्कुल। क्या ऐसे भी बन सकता है क्या? कैसे? क्या ये भी समांतर है दोनों भुजाएं? आप बोलोगे साहब बिल्कुल। क्या ये भी हो सकता है? आप बोलोगे साहब बिल्कुल हो सकता है। तो देखो इसकी सिर्फ क्वालिटी ये है, फिलहाल के लिए जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है वो आप मान के चलो कि आमने सामने दो भुजाएं पैरेलल है, तो समांतर चतुर्भुज आपके सामने। ठीक है। आप बोलोगे साहब इसका एरिया पूछ रहे हैं, तो इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? देखो मैंने आपको बताया था, मैं अर्थमेटिक में कोई फॉर्मूले नहीं बताऊंगा आपको, पर दोस्त यार एडवांस में तो फॉर्मूले याद करना होगा। इसके फॉर्मूला क्या होता है? 1/2, 1/2 हाफ, दोनों जो भी पैरेलल है, पैरेलल साइड, पैरेलल साइड का योग, ठीक है, पैरेलल साइड का योग इनटू में हाइट, ये इसका फॉर्मूला होता है। यदि आपको नहीं आता है तो आप नोट डाउन कर लो, मैं इसको मिटा दूंगा थोड़ी देर में। ठीक है। तो आप बोल रहे हैं कि पैरेलल साइड है सब, एक तो है 60 और दूसरी है 77, और इधर की साइड है एक 25 और एक हो गई हमारे पास 26। मैं यदि एक लंब डाल दूं इस पे, तो क्या ये 60 तो ये भी 60, तो क्या पूरी 77 है, मैं बोल रहा हूँ ये 60 है, तो बाकी बची हुई कितनी हो गई? आप बोलोगे साहब 17 हो गई। और इन दोनों को मैं जोड़ दूं, कैसे? मैं एक तो ये ले रहा हूँ आपके सामने हाफ का, ये है 26, ये ले रहा हूँ उस साइड वाला, वो है 25, ये कितनी हो गई हमारे सामने? आप बोलोगे साहब 17 हो गई। कैसे? क्योंकि 60 तो ये और ये मिला के क्या 17 हो पा रही है क्या? 60 तो हमारे पास ये है, तो इन दोनों को मिला के 17 होगी। आप बोलोगे साहब बिल्कुल। और हमारे पास सामने क्या एक त्रिभुज आ गया क्या? क्या ट्रायंगल आ गया क्या? और ट्रायंगल की तीनों भुजाएं हमारे सामने दी हुई है, तो इसका हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। आप बोलोगे साहब कैसे? मैंने बताया हीरोज फॉर्मूला, करते हैं फाइंड। हीरोज फॉर्मूला होता क्या है? देखिए इसे मैं मिटा रहा हूँ, है ना, इसे मैं मिटा रहा हूँ। हिराज को फॉर्मूला क्या होता है? रूट में लेंगे हम एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कैसे फाइंड करेंगे? एस होता है इनका सेमी पैरामीटर, अर्ध परिमाप। तो ये 25 26, 25 और 17 42 और 26 68, 68 का आधा 34, 34 हो गया एस। तो 34 गुणा में ए माइनस करोगे आप, इसमें आ जाएगा 17, गुणा में ये माइनस करोगे तो आपके सामने आ जाएगा 9, गुणा में 8, फाइंड करोगे आप 17, क्या इसको लिख सकते हो 17 गुणा में 2, तो 17 17 बार आ गया, 2 और 16, 8 दूनी 16, क्या 4 बार आ गया, यहाँ से 3 बार आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 17 चौके 3 चौके 12 सत्ते 84, 4 और 12 एक 12 और 8 20, 204। क्या ट्राइंगल का एरिया 204 है क्या? आप बोलोगे साहब बिल्कुल। तो मैं ये फाइंड कर सकता हूँ कि मेरे पास ट्राइंगल का एरिया है और मेरे पास बेस है, क्या मैं इसे बेस मान लूँ 17? और ये तो मेरे को फिक्स पता है ना, ये बेस ही है। मैं क्या कह सकता हूँ 1/2 इंटू में बेस, बेस हो जाएगा 17 इंटू में एच, क्योंकि देखो हमें इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैंने जैसे बताया 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू में हाइट। 1/2 हमारे पास है, समांतर भुजाओं का योग है, लेकिन हाइट नहीं है, तो हाइट क्या यहाँ से फाइंड हो जाएगी क्या? 204। आप बोलोगे साहब बिल्कुल, दो इधर चल जाएगा और 17 इसको काट देगा एक बार, और 17 दूनी 34, 2 से गुणा करा दोगे तो एच आ जाएगा हमारे पास में 24। क्या हाइट आ गई क्या? यदि हमारे पास दोनों समांतर भुजाएं दे रखी है और हाइट दे रखी है कितनी 24, 24 ये फाइंड कर लोगे आप बोलोगे साहब बिल्कुल। कैसे फाइंड करोगे? देखो मैं यहाँ कर रहा हूँ सोल्व। फॉर्मूला क्या होता है 1/2, दोनों समांतर भुजाओं का योग, तो 60 प्लस 77, 60 प्लस 77 गुना में हाइट कितनी है 24, तो इसको काट देगा 12 बार, ये हो जाएगा हमारे पास 7 और 13 इंटू में 12, 12 सत्ते 84, 4 है क्या किसी के लास्ट में? 2 के में है, तो 12 सत्ते 84 और 8 गया, तो 12 सत्ते 84 और 8 92, 24, यही आंसर है।
फिर से गुणा करो, देखो 7 और 6, 12 सत्ते 84 का 4, हासिल शेष रहे हैं 8, 12 36 और 8 44, क्या लास्ट में 44 आ रहा है क्या? आप बोलोगे आ रहा है, यही आंसर है। पूरा फाइंड करोगे तो भी आप 1444 ही पाओगे आंसर। क्या समझ में आ रहा है दोस्त? आप बोलोगे सब समझ में बिल्कुल आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो मेरे पास ये सुविधा तो है कि साहब मैं इसको बैक कर सकता हूँ, वीडियो को फिर से चला सकता हूँ, फिर बैक कर सकता हूँ, फिर चला सकता हूँ, तो मैं बिल्कुल समझ ही जाऊंगा। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट साहब, एक बेलन है, उसका संपूर्ण क्षेत्रफल है। तो देखिए आप, बेलन के संपूर्ण, एक्चुअली बेलन होता क्या है, जैसे मैं ये कहूँ ये मेरे पास बोतल है, तो क्या बेलन के आकार की है क्या? आप बोलोगे साहब बिल्कुल। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दो वृत्तीय फलकों के क्षेत्रफल का 2 गुना है। ठीक है, देखो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या बनेगा, इसको मिला दूं, इसको मिला दूं और ये सारी को मिला दूं, तो क्या टोटल सरफेस एरिया बनेगा? आप बोलोगे साहब बिल्कुल बनेगा। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? आप बोलोगे साहब नीचे और ऊपर की मिला दूं तो 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो पूरा मिला दूं तो 2 पाई r गुणा में h, वो तो क्या है, 2 पाई r कॉमन ले लो तो r प्लस h रह जाएगा क्या? आप बोलोगे साहब बिल्कुल यही तो होता है, टोटल सरफेस एरिया यही तो होता है। और बोल रहा है ये 4 गुना है किसके, ये है साहब 4 गुना किसके, इसकी दो, इन दोनों के, दो फलकों के क्षेत्रफल के, ऊपर और नीचे की जो दो फलक दी गई है इसके क्षेत्रफल के बराबर है। तो एक का होता है 2 पाई r स्क्वायर, एक का होता है पाई r स्क्वायर, दो का 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, 4 गुना है किसके, 2 पाई r स्क्वायर के, बिल्कुल। अब देखो काट दो, 2 पाई r से मैं क्या 2 पाई r काट दूंगा क्या? आप बोलोगे साहब यहाँ हो गया r प्लस एच बराबर में हो गया 4r, क्या यही हो रहा है? आप बोलोगे साहब r प्लस एच अपॉन में r बराबर हो गया 4:1। r प्लस एच 4 है और r यदि 1 है, तो अब h बता सकते हो? आप बोलोगे साहब 3, तो क्या ये कह सकता हूं मैं कि r रेशो में h, ये रेशो हो गया 1:3? आप बोलोगे साहब यही तो कह रहा है, क्या इसमें कोई फर्क है क्या? देखो r और हाइट, रेडियस और हाइट मिला के 4 है, रेडियस 1 है, तो रेडियस की जगह मैं 1 रख दूं, एक उधर जाके माइनस का, तो 3/1 हो गया क्या? हाइट और रेशो का अनुपात 3:1 है क्या? आप बोलोगे साहब बिल्कुल। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 3 में। फाइंड क्या करना है हमें? तो बोल रहा है कि साहब बेलन की ऊंचाई फाइंड करनी है, हमारे पास वॉल्यूम दे रखा है। देखिए वॉल्यूम कैसे दे रखा है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता क्या है? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साहब पाई r स्क्वायर में h बराबर में वॉल्यूम कितना दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है 192 पाई। ठीक है, तो वॉल्यूम दे रखा है साहब 192 पाई। तो क्या हाइट फाइंड कर सकता हूँ क्या? आप बोलोगे साहब बिल्कुल, कैसे? देखो पाई से तो पाई कट गया, ये हमारे पास r का क्या रेशो है, r और h का रेशो है 1:3, तो क्या कह सकता हूँ कि x, x गुणा में x गुणा में 3x 192, क्या यही है क्या? आप बोलोगे साहब बिल्कुल। तो ये हो गया हमारे पास 3x³ इज इक्वल टू 192, 3 इसको काट देगा, 3×6=18, 3×4=12, x³ की वैल्यू है 64, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4, x की वैल्यू 4 है। और हाइट क्या है, हाइट है क्या, हाइट है हमारे पास 3x, तो x की वैल्यू यदि 4 है तो 3x की वैल्यू क्या मैं कह सकता हूँ 12 है? क्या यही प्रश्न में पूछा है क्या? आप बोलोगे साहब ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई हमारे पास आ गई 12। क्या आप समझ पा रहे हैं? देखो आप नोट कर लो इसको और इसको, ये दोनों मिला के सॉल्यूशन है। और चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट हमारा होने वाला दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, HCF 6। तो क्या कह सकता हूँ कि 2x और 3x, तो 6×2=12 और वो संख्या है 18। आप बोलोगे कि एलसीएम ज्ञात क्या करो, तो एलसीएम 12 और 18 का हम जानते हैं साहब होता है 36। वह न्यूनतम संख्या जिनमें इन दोनों संख्याओं का भाग जा रहा हो पूर्णतया, वही तो एलसीएम होता है, वह 36, तो 36 आंसर।
हुआ ना, देखो वर्बली 5वां टेस्ट है, वर्बली आप कर पा रहे हैं प्रश्नों को। चलते हैं नेक्स्ट में। ये बोल रहा है कि साहब कोई अंकित मूल्य है 374, तो क्रय मूल्य से 22% अधिक है। इसमें क्रय मूल्य आपको अंकित मूल्य दे रखा है, इसकी आपको पूछ रखा है, आपको परसेंटेज पूछ रहा है, आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बोल रहे हैं कि साहब ये 22% अधिक है। देखो मार्क प्राइस है आपका 122, क्योंकि 100 से 22 दे दो। फिर बोल रहा है कि साहब लाभ 13 पड़ रहा है, तो 113 या 13% प्रॉफिट हो रहा है, तो छूट कितने दे रहा है? आप बोलोगे साहब 8 की दे रहा है। किस पे दे रहा है? 122 पे। क्या करा दोगे? तो क्या 800 में 122, इसको आप काटोगे तो क्या आएगा? 12×6 = 72, 12×6 = 72 और 2×6 = 12, तो 732। बचा कितना हमारे पास? क्या ये 68 बचा? क्या पॉइंट आ जाएगा या आ जाएगी जीरो? तो 12×5 = 60, 5 बार। 6 पॉइंट का आंसर देखो ये एक ही तो आ रहा है। अच्छा 94 भी है क्या? तो आप इसे सोल्व करोगे तो यार कर ही देते हैं यार आपके लिए। आप भी बोलोगे कि साहब मर्ज आप कैलकुलेशन आते ही आप बोल देते हो कि आप कर लिया करो। ठीक है, आप इसको काट दोगे कितनी बार? यह गया 61 से, ये गया 400, 6×6 = 36 और 6 366, बचा कितने? 34। जा नहीं रहा, भाग टूट की जीरो आ गया जीरो। अब इस 61 को इसमें दोगे फिर से 6 आ जाएगा, 6.6। यही आंसर है हमारा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट दो चालों का अनुपात है स्पीड। स्पीड का रेशो है 7:3। और बोल रहा है कि तेज चाल वाला 147 किलोमीटर दूरी तय करने में लिया गया समय 7 घंटे कम है। स्पीड दे रखी है हमारे पास रेशो 7:3, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो टाइम का रेशो क्या होगा? आप बोलोगे साहब विपरीत होगा, उल्टा होगा बिल्कुल। तो टाइम का रेशो क्या होगा हमारे पास? आप बोलोगे 3:7 होगा। कितने घंटे कम लग रहे हैं? 7 घंटे। किस यहाँ कितने कम लग रहे हैं? 4। तो पूछ रखा है धीमी चाल वाले, जो धीमा ट्रक है ना उसकी चाल स्पीड पूछ रहे हैं, 3 की वैल्यू पूछ रहे हैं हमसे। आप 3 की वैल्यू बता पाओगे क्या? आप बोलोगे साहब बिल्कुल। देखते हैं कैसे। तो टाइम क्या लग रहा है इसको? इसको टाइम लग रहा है 7। तो क्या इसे ये टाइम लग रहा है क्या? डिस्टेंस कितनी है? 147। अब इसको इससे डिवाइड करोगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, और 7×7 = 49, इसको काट देगा 3 बार, और ये स्पीड हो गई 3×4 = 12, 12 km/h। देखा कितने आसान हो जाते हैं प्रश्न यदि आप ठीक से शिद्दत से तैयारी करते हैं तो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट में। 100 छात्र हैं, उन्होंने एग्जाम दी। 37 छात्रों का, 37 स्टूडेंट है, उनका स्कोर है 84। अन्य छात्रों का स्कोर है 96। अन्य बता सकते हो आप? भाई टोटल 100 हैं, 37 का दे रखा है, तो बचे कितने? आप बोलोगे साहब 63 बचे। तो 63 का देशो रखा दे रखा है। पूरी क्लास का क्या होगा? देखो एक मेथड होता है एलिगेशन। एलिगेशन यदि आपको आ रहा है तो आप बिल्कुल आसानी से कर पाओगे, नहीं तो लेंदी होने वाला है। देखो एलिगेशन क्या होता है। देखो 37 का ये है, भाई 37 का ये है, और 64 का ये है, तो क्या जो भी संख्या आएगी उन दोनों के बीच में होगी क्या? आप बोलोगे बिल्कुल। भाई वो 96 से ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि जो 96 तो ये ले ही आए ना, अब बाकी वाले तो इनसे छोटे ही हैं, ऊपर तो नहीं जाएंगे। आप बोलोगे साहब इससे नीचे भी नहीं जा सकते, क्योंकि साहब ये 84 तो लिया ही ना, बाकी के तो इनसे ऊपर है। तो ये जो दोनों वैल्यू होगी वो क्या इन दोनों के बीच में होगी क्या? और डिफरेंस लूंगा मैं उनका, तो वो रेशो वही आएगा जो इनका रेशो है। इनका रेशो क्या है? 37 और 63, यही रेशो आएगा। वो दोनों संख्या इनके बीच में होगी कहीं ना कहीं, और इन दोनों का यदि आप डिफरेंस लेंगे, इनका और इनका, इनका इनका, तो वो संख्या इसी रेशो में आएगी। ये जो आएगा ना कुछ भी, वो इसी रेशो में आएगा। डिफरेंस कितना है दोनों का? आप बोलोगे साहब 12 है। ठीक है, क्वेश्चन में रेशो कितने हैं? टोटल 100 है। आप बोलोगे साहब 63 की वैल्यू क्या है? आप बोलोगे 63 क्यों? 37 में निकाल लो। लेकिन 37 निकालोगे आप तो क्या इसमें से माइनस होगी क्या? और ये इसमें से जुड़ेगी, तो मुझे लगता है जब दशमलव में मामला हो तो जोड़ना बहुत आसान होता है, माइनस के बनिस्बत, इसलिए। ठीक है, तो देखो 12×3 = 36, और रह गया हमारे पास 3 रिमाइंडर, 12×6 = 72 और 3 × 75।
ये हमारे पास आ गया 207.56। तो इसमें यदि मैं 7.56 जोड़ दूं तो हो जाएगा 91.56। क्या आंसर आ रहा है क्या? आप बोलोगे साहब बिल्कुल यही आंसर है हमारा 91.6, क्योंकि ये दशमलव के अप्रोक्स पूछ रहे हैं, 0.2 के, तो यही आंसर है। ठीक है, क्या आप एलिगेशन को समझ पाए क्या? आप बोलोगे साहब एलिगेशन समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। देखिए फिर से आपके सामने सुविधा है पूरी पूरी। ये क्लास चूंकि रिकॉर्डेड है, आप बिल्कुल बैक जाइए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, आप पूरे स्वतंत्र हैं। फिर भी नहीं आ रहा तो आप कमेंट छोड़ देना, मैं नेक्स्ट जब भी लेक्चर लूंगा कमेंट को देख के आपको फिर से एलिगेशन बता दूंगा। बहुत शानदार जबरदस्त मेथड है ये एलिगेशन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट है, ए किसी कार्य को 4 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 8 दिन में करता है, ए अकेले उससे 2 गुना काम कितना कर देगा? तो टोटल वर्क में क्या 8 मान सकता हूँ? आप बोलोगे बिल्कुल, इसकी एफिशिएंसी आ गई 2, इसकी आ गई 1। बोल रहा है कि साहब ए अकेला उस कार्य को करना चाहता है। देखो एक्चुअली ए प्लस बी है, ठीक है, दोनों मिलकर, ए और बी मिलकर इस काम को 4 दिन में करते हैं। देखिए ए और बी की एफिशिएंसी 2 है और बी की ए है 1 है, तो ए की एफिशिएंसी बस, दोनों की है 2, ए की है 1, तो क्या बी की भी 1 ही है क्या? आप बोलोगे सर इसी एफिशिएंसी के साथ काम करना चाहता है। क्या काम करना चाहता है? जो भी काम था उससे 2 गुना काम है, तो टोटल वर्क हमने 8 माना था, अब करना चाहता है वो 16। तो क्या 16 ही आंसर आ रहा है क्या? 1 को 16 से काटेंगे तो 16। बिल्कुल ये प्रश्न भी वर्बली करने के लायक था, बिल्कुल कोई ज़्यादा तवज्जो देने लायक ये प्रश्न था नहीं। यदि आप इसे ठीक से करोगे कायदे से, कंसेप्चुअल, यदि कंसेप्ट क्लियर है आपके और कैलकुलेशन भी थोड़ी ठीक ठाक सी है, तो आप वर्बली कर पाओगे इसे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट में। देखो एक 35 छात्र है, स्टूडेंट है, ठीक है, उनका एवरेज है ईयर, एवरेज आयु है उनकी 46। शिक्षक भी आ जाए तो शिक्षक कितने का भी मेरे को नहीं पता, शिक्षक भी आ गया साहब, ये मान लो एक्स मान लिया मैंने शिक्षक को, अब हो गई है उनकी 47। बिल्कुल वर्बली करने लायक है। देखो मैंने पहले भी बताया था, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअली मैं थोड़ा इधर हो जाता हूँ, आपको ये भी दिखे और मेरा भी फेस दिखता रहे। मेरी एक बात को आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। 35 स्टूडेंट का एवरेज है साहब ईयर 46, लगभग एवरेज वो 46 साल के हैं। यदि टीचर भी 46 साल का होता, सपोज दैट, तो क्या एवरेज चेंज होता क्या? आप बोलते साहब बिल्कुल नहीं होता। तो मैं मान लूँ कि जो आया है वो 46 का आया है, ठीक है, मान लो साहब, मानने में क्या है, लेकिन इससे चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है साहब, 46 का था तो चेंज नहीं होता, लेकिन चेंज हो रहा है। कितना हो रहा है? 1 बढ़ गया साहब। क्यों बढ़ गया? शिक्षक के आने से। यदि 46 का था तो फर्क पड़ता? आप बोलोगे नहीं, लेकिन 46 का नहीं है, चूंकि ज्यादा का है तो 1 बढ़ गया। चलो साहब ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि सर 46 का 46 का ही आता। आप बोलते साहब कुछ भी नहीं होता, सेम ही रहता, लेकिन बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। कितने पे? अब चूंकि टीचर भी आ गया तो 36 लोगों पे 1 1 बढ़ गया। तो क्या मैं इसमें 36 को जोड़ दूं तो क्या आंसर आ जाएगा क्या? आप बोलोगे साहब बिल्कुल 82, यही आंसर है। मेरी बात को गौर से सुनिएगा आप। यदि सेम एज का टीचर होता तो क्या एवरेज इनका चेंज होता? आप बोलते साहब नहीं। तो मान लिया चलो 46 का ही है, 46 का ही आया है, चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन चेंज हो गया साहब। कम से कम 46 से तो ज़्यादा का ही है, और वो कितना ज़्यादा का है? सब एक एवरेज बढ़ा है, सभी पे 1 1 बढ़ा है। तो 35 तो थे टीचर, और तो 36 पे 1 1 बढ़ा है, तो क्या 36 आयु बढ़ी है क्या? तो पहले से दे रखी थी हमारे पास 46 और 36 82। इस बात को बहुत तसल्ली से सुनिएगा, 1 बार 2 बार 3 बार सुनिएगा। यदि आपके ये समझ में आ गई, काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन आप वर्बली करोगे दोस्त। चलते हैं नेक्स्ट में। ए किसी कार्य को करता है सब 77 दिनों में, ठीक है। बी चूंकि ए से 70% कम कुशल है, क्या ये उनकी एफिशिएंसी का, क्या ये उनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात है क्या? आप बोलोगे साहब बिल्कुल। कैसे? देखो ए और बी की, बोल रहा है कि बी ए से 75% कम है, तो 75% कम है तो क्या 25 ही है क्या? आप बोलोगे साहब बिल्कुल। 25 मतलब 1/4, बी ए से, तो ये 1 है तो ये क्या 4 है क्या?
बिल्कुल यही तो कहा गया। सी बी से 40% अधिक कुशल है। 40%, हमें पता है फ्रैक्शन होती है 40% की 2:5, 2/5। 40% अधिक, तो 2/7 हो जाएंगे क्या? तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 40% अधिक के लिए 7/5? आप बोलोगे बिल्कुल। सी बी से, तो ये आ गया सी बी से, तो 5 है तो ये 7 है क्या? क्या सी बी से 40% अधिक है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल। देखो ये रेशो में जो तोड़ना आ गया ना, आपको बहुत आसान होने वाला है आपके सामने। मैंने पहले भी एक दो क्लास में बताया था और मैं आज भी बता देता हूँ आपको। ये बहुत बहुत बेसिक है दोस्त, कर पाओ। देखो इनको ध्यान दिया करो, जब भी मैं कोई बात आपके सामने बोलूँ ना तो इन पे ध्यान दिया करो। इनका रेशो निकालेंगे सब, 20:5:7, ये इनका रेशो आ गया। बोल रहे हैं कि बी और सी मिलकर 30 दिनों तक कार्य करते हैं, तो ए शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा? टोटल वर्क क्या है हमारे पास? आप बोलोगे साहब 77 दिन में पूरा करता है, एफिशिएंसी है 20 की, तो क्या टोटल वर्क आ जाएगा क्या हमारे पास? आप बोलोगे साहब 77 दिन में करता है और एक दिन में 20 काम करता है, ये आ गया इनका टोटल वर्क। तो बोल रहे हो बी और सी मिलकर काम कर रहे हैं, बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है? टोटल में 12। कितने दिनों तक करें? 30 दिनों तक। कितना काम कर लेंगे? आप बोलोगे साहब 12×36, 360 काम कर लेंगे। बचा हुआ काम कौन करेगा? अब बचा हुआ काम ए करेगा, तो कितने दिन में करेगा? ठीक है साहब, करते हैं। देखें 360 को इसमें से माइनस करूंगा मैं, तो 2×7=14, एक 2×7=14 और एक 15। यही आंसर आ रहा है क्या? आप बोलोगे साहब बिल्कुल यही आंसर आ रहा है। ठीक है, इसको सो इसमें से माइनस करोगे आप, तो आप पाओगे 360, 18×2=36, 18×3=54, 1180। ये काम है करेगा कौन? ए अकेला करेगा। किसकी स्पीड से? 20 की से। इसको काटोगे आप, तो आप पाओगे आपके सामने आंसर आएगा 59। क्या यही आंसर है? आप बोलोगे साहब यही आंसर है। ध्यान से देखिएगा, क्या ये समझ में आया? इनका अनुपात ये है और इनका अनुपात ये है, 5:7, क्योंकि ये सी बी से 40% अधिक कार्यकुशल है। ठीक है, बिल्कुल। तो ये रेशो बन गया। बोल रहा है कि साहब टोटल वर्क आ गया 77 दिन में काम करता है 20 की स्पीड से, तो ये टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क में से मैं माइनस कर दिया, कितना माइनस कर दिया? जो कि 12 दिन तक, 30 दिन तक काम किया बी और सी ने। बी और सी की एफिशिएंसी 5 और 7 12, 12 के 12 की स्पीड से, मतलब 12 की एफिशिएंसी इन्होंने 30 दिन तक काम किया। 360, 360 इसमें से माइनस कर दिया, तो हमारे पास बचा 1180। 1180 को 20 की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिया और 59 हमारा आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट हमारा होने वाला है, किसी संख्या के 20% को 96 में जोड़ा जाए तो परिणाम संख्या प्राप्त क्या होगी? परिणाम में वही संख्या प्राप्त होगी। एक बोल रहा है कि कोई भी संख्या का 20% है, यदि मैं 96 में जोड़ू तो वही संख्या आ जाएगी। 20% इसमें जोड़ू तो वही संख्या आ जाएगी, और मैं कहूँ कि 20% कोई भी 80% में जोड़ू तो वही संख्या आ जाएगी। देखो दो बात ध्यान रखना। मैं बोल रहा हूँ साहब मेरी इनकम का 20%, मैं कितने में जोड़ूंगी? 100% बन जाए। आप बोलोगे साहब 80% में जोड़ोगे तो बन जाएगा, सीधी सीधी बात है, कोई ज़्यादा फर्क थोड़ी है। मेरी जो इनकम है कोई भी है मान लो, उसका 20% में 80% में जोड़ूंगा तो वो पूरी हो जाएगी। किशन बोल रहा है कि साहब 96 में जोड़ो तो पूरी हो जाएगी, तो क्या 96 80% नहीं हुआ क्या? आप बोलोगे बिल्कुल। 96 यदि 80% है, पूछ रहा क्या है? पूछ रहा 75% कितना होगा। ठीक है, परसेंटेज परसेंटेज गया, ये गया देखो आपके सामने। 5 से 16 बार, 5 से गया है 15 बार, 16 6 96, 6 बार तो 15 6 90। ये आंसर 90, यही आंसर पूछा गया आपसे। नेक्स्ट आपके सामने है कि 594 की वस्तु है और 155 में बेच रहा है, छूट परसेंटेज क्या होगी? कितने रुपए कम में बेच रहा है? आप बोलोगे साहब ये बेच रहा है लगभग इसको 155, 400, 440, 439 कम में बेच रहा है, तो 439 कितना प्रतिशत हो रहा है इसका, ये आपको फाइंड करना है। क्योंकि आप इसे फाइंड कर पाओगे, इतना मेरे को आप पे विश्वास है, तो मैं बोल सकता हूँ कि आप बिल्कुल इसे फाइंड करना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। देखो नेक्स्ट हमारा होने वाला है, थैंक यू दोस्त।
देखो आज का पेपर सेट पूरा हो चुका है हमारा, और कंटिन्यूसली आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप सिलेक्शन प्राप्त करें और आपकी प्रिपरेशन बहुत एक नेक्स्ट लेवल तक हो जाए, तो आप इस क्लास में देखो डेली आया करो दोस्त। आपको डेली आना चाहिए इस क्लास के अंदर, और आपकी पीडीएफ चाहिए। देखो इस क्लास की पीडीएफ जो मैंने सॉल्यूशन करवाया मैं आपको इस टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, आप ज्वाइन करें। और आपका कोई भी डाउट हो तो आप इन व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करें। देखो यार कॉल मत करना, मैसेज ही करना, मैसेज कर सकते हो आप। और चैनल को यार सब्सक्राइब भी करना चैनल को, ठीक है। और आपको कोई भी डाउट हो और इससे रिलेटेड इन क्वेश्चंस की, जैसे पेपर सेट में जैसे पूरा सीरीज होती है ना कि पेपर में कैसे आते हैं विदाउट सॉल्यूशन, मतलब एक दो पेज के अंदर पूरे, मैं कह सकता हूँ कि एक दो पेज के अंदर A4 साइज के अंदर में लगभग 25 क्वेश्चन है, इनको कंप्रेस करके और मैं आपके सामने इसी टेलीग्राम पे डालूंगा। तो आप यही टेलीग्राम ज्वाइन करना है ना। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, धन्यवाद आपका।